नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजी एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के साथ साथ एनटीपीसी, एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन के जो जीके पोर्शन के पिछले एग्जामों में कई एग्जामों में रेलवे से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया, एक स्लाइड में एक क्वेश्चन हो गया, हम कम से कम एक स्लाइड में 5 से 10 क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। एक स्लाइड में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। और मैं दावा कहता हूं, अगर आप शुरू से एंड तक इस क्लास के साथ जुड़े हुए हो तो जीके और जीएस में एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, गारंटी के साथ दावा करता हूं मैं। एक बार क्लास को जरूर देखना, जरूर रिव्यू देना क्लास के बारे में, क्लास आपको कैसी लगेगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? कोई हर्षचरित रचना है, राजा हर्षवर्धन की आत्मकथा है, ये किसने लिखी थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी तुलसीदास जी। तो ऑप्शन ए कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से शामिल थे कालिदास जी। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन है नहीं। कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय या जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके नवरत्नों में से एक था। बीरबल जी ये अकबर के नवरत्नों में से शामिल थे, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे, तो ये भी नहीं है। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट। बाणभट्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में बात करते हैं। बाणभट्ट की 2 महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। पहली तो हो गई हर्षचरित, जो हर्षवर्धन की आत्मकथा है। दूसरी एक इनकी महत्वपूर्ण रचना और मानी जाती है, कई एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कादंबरी किस एक कवि की रचना मानी जाती है? कादंबरी बाणभट्ट की रचना मानी जाती है। और अब बात करते हैं हम कालिदास जी के बारे में। कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय या जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, उनके 9 रत्नों में से एक थे कालिदास जी। विक्रमादित्य 9 रत्नों में से शामिल थे, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक थे कालिदास जी। कालिदास जी को संस्कृत के एक महान विद्वान के रूप में जाना जाता है, संस्कृत के एक महान विद्वान के रूप में जाना जाता है। संस्कृत के महान विद्वान या कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और कई एग्जामों में पूछा जाता है कि कालिदास जी की रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो मैं इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में बताता हूं। इनका एक प्रमुख नाट्य ग्रंथ है अभिज्ञान संकुतलम, अभिज्ञान संकुतलम, ये इनका प्रमुख नाट्य ग्रंथ है। दूसरी इनकी रचना हो गई मेघदूत, दूसरी इनकी रचना हो गई मेघदूत। तीसरी इनकी रचना हो गई रघुवंश, चौथी इनकी रचना हो गई ऋतुसंहार, और पांचवी इनकी रचना मानी जाती है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम।
और छठी लास्ट इनकी रचना मानी जाती है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, मालको विगोनी मित्रम। मालको विगोनी मित्रम, ये 6 इनकी कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, कई एग्जामों में पूछा जाता है, इनसे एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मालको विगोनी, ये जो मित्रम है कालिदास जी की रचना, इससे पुष्य मित्र शुंग की जानकारी प्राप्त होती है। पुष्य मित्र शुंग की जानकारी प्राप्त होती है। पुष्य मित्र शुंग की जानकारी प्राप्त होती है मालको विगोनी मित्रम, क्योंकि पुष्य मित्र शुंग का एक पुत्र था अग्निमित्रम। नाम से पता चलता है, पीछे दिया गया है अग्निमित्रम। तो पुष्य मित्र शुंग का एक पुत्र था अग्निमित्रम, उसके बारे में ये पुष्य मित्र शुंग की जानकारी प्राप्त होती है हमें मालको विगोनी मित्रम से। अब बात करते हैं हम बीरबल के बारे में। बात करते हैं बीरबल। बीरबल इनका जो मूल नाम माना जाता है बीरबल का, महेश भट्ट। बीरबल का मूल नाम माना जाता है महेश भट्ट, और ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। नवरत्नों में शामिल थे। नवरत्नों में शामिल थे। अब बात करते हैं हम तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी राजापुर गांव यूपी में हुआ। राजापुर गांव यूपी में हुआ। ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं। अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन माने जाते हैं, और इन्हें राम भगत के रूप में भी जानते हैं हम। राम भगत के रूप में भी जानते हैं। और जो रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, उनके अवतार के रूप में भी जानते हैं इनको। तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कई एग्जामों में पूछा जाता है कि रामचरितमानस, रामचरितमानस दूसरी तुलसीदास जी की रचना हो गई। पहली रामचरितमानस, दूसरी हो गई कवितावली। तीसरी हो गई दोहावली। चौथी हो गई विनय पत्रिका। ये प्रमुख रचनाएं मानी जाती है तुलसीदास जी की। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका। कई एग्जामों में पूछा जाता है कि विनय पत्रिका किस एक कवि की रचना मानी जाती है, तो तुलसीदास जी की रचना मानी जाती है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी राजापुर गांव यूपी में हुआ। ये अकबर के समकालीन थे, राम भक्त के रूप में भी जानते हैं, और रामायण के जो रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि के अवतार के रूप में भी जानते हैं। के अवतार के रूप में भी जानते हैं हम। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी, इसमें हमने चारों जो ऑप्शन है उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली। मतलब इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर कालिदास जी के बारे में, किसके शासनकाल में थे, संस्कृत के महान विद्वान थे, इनके बारे में जो प्रमुख रचनाएं उनके बारे में बात कर ली। बीरबल किसके समकालीन थे, तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, बाणभट्ट की 2 प्रमुख रचनाएं मानी जाती है।
हर्षरित और कादम्बरी। कादम्बरी के बारे में पिछले एग्जाम में पूछा गया, कादम्बरी किस एक कवि की रचना मानी जाती है, तो बाणभट्ट की। अब बात करते हैं हम हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की बात करते हैं। हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्त के बाद का जो काल माना जाता है, उसमें एक वंश का उदय हुआ था जिसे हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी कहते हैं। उसमें एक शक्तिशाली राजा था, प्रभाकरण वर्धन। प्रभाकरण वर्धन पुष्यभूति वंश या जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं, वर्धन वंश। गुप्त के बाद में एक वंश का उदय हुआ जिसे हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी कहते हैं। इसमें एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसका नाम था प्रभाकरण वर्धन। प्रभाकरण वर्धन। इसकी जो राजधानी मानी जाती है वो थानेश्वर। थानेश्वर या थानेश्वर जो वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, वो राजधानी मानी जाती है पुष्यभूति वंश की राजधानी। पुष्यभूति वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर या हरियाणा थी। और जो प्रभाकरण वर्धन है, इसके 3 पुत्र हुआ करते थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। छोटा पुत्र था वो हर्षवर्धन। छोटा पुत्र था हर्षवर्धन और पुत्री थी राजश्री। राजश्री इसकी पुत्री थी। 3 लड़के थे, बड़ा पुत्र राज्यवर्धन, छोटा पुत्र हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गर्भ वर्मा के साथ कर दिया था। इसे मोखरी रानी के नाम से भी जानते हैं। और जो हर्षवर्धन का कार्यकाल माना जाता है 606 ईस्वी से 646 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन का कार्यकाल माना जाता है। हर्षवर्धन 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 का कार्यकाल माना जाता है 606 ईस्वी से 646 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन का कार्यकाल माना जाता है। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। कन्नौज इसकी राजधानी थी। और हर्षवर्धन खुद एक कवि था। हर्षवर्धन खुद एक कवि था। इसके प्रमुख जो नाट्य ग्रंथ है, पहला हो गया रत्नावली। रत्नावली हर्षवर्धन की प्रमुख रचना मानी जाती है, रत्नावली। और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। और तीसरी नागानंद। नागानंद। ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं हर्षवर्धन की मानी जाती है। खुद एक कवि था हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म से संबंधित रखता था। बौद्ध धर्म से संबंधित रखता था। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? बौद्ध धर्म की 2 शाखा थी, एक तो महायान, एक हीनयान। महायान शाखा से संबंधित था। महायान शाखा से संबंधित था हर्षवर्धन। महायान शाखा में क्या होता था? सर मूर्ति पूजा को मानते थे। मूर्ति पूजा को मानते थे। मूर्ति पूजा को मानते थे। हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। इसका उद्देश्य क्या था हेनसांग का? हेनसांग का उद्देश्य था कि बौद्ध ग्रंथ थे उनको चीन ले जाना। और नालंदा विश्वविद्यालय था जो बिहार के अंदर पड़ता है, जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था, उसमें अध्ययन करने के उद्देश्य से ये भारत आया था, पर्पस से भारत आया था। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की।
कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन, सीयू की किसकी पुस्तक है? तो ये चीनी यात्री हेन सांग की पुस्तक मानी जाती है, सीयू की। सीयू की हेन सांग की प्रमुख पुस्तक मानी जाती है सीयू की। और सीयू की के बारे में भारत को हिंदू कहकर पुकारा है, हिंदू कहकर पुकारा है भारत को। सीयू के अंदर भारत को हिंदू कहकर पुकारा है। हिंदू का अर्थ होता है चंद्रमा, हिंदू का अर्थ होता है चंद्रमा। और हर्षवर्धन के समय एक महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। ये जो हर्षवर्धन है ये दान वितरण समारोह रखता था, देवी देवताओं की पूजा करता था। तो ये महामोक्ष परिषद बोलते हैं, जहां इसका आयोजन प्रत्येक पांचवें वर्ष प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं, इलाहाबाद में इसका प्रत्येक 5 वर्ष बाद में आयोजन होता था। और इसमें हेन सांग ने भी भाग लिया, हेन सांग ने भी भाग लिया। एक हेन सांग के इसमें हर्षवर्धन के समय अलग अलग धर्मों की एक महासभा होती थी। इस अलग अलग धर्मों की जो महासभा होती थी इसका आयोजन कन्नौज में होता था, कन्नौज यूपी में होता था। हर्षवर्धन के समय अलग अलग धर्मों की एक महासभा होती थी, उसका आयोजन कन्नौज में होता था। और हर्षवर्धन के समय एक नर्मदा नदी का युद्ध हुआ था, हर्षवर्धन और पुलकेशिन II के मध्य नर्मदा नदी का युद्ध। बहुत ही शानदार क्वेश्चन परीक्षा में कई एग्जामों में पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का युद्ध, नर्मदा नदी का युद्ध ये लगभग अप्रोक्स 618 ईस्वी के समथिंग माना जाता है। नर्मदा नदी का युद्ध किस किस के मध्य? एक तो पुष्यभूति वंश हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन II, पुलकेशिन II के मध्य। पुलकेशिन जो ये II है ये चालुक्य वंश से संबंधित रखता था। चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है पुलकेशिन II। ये पुष्यभूति वंश। तो इसमें हर्षवर्धन की हार होती है, हर्षवर्धन पराजित होता है इस युद्ध में, और पुलकेशिन II की विजय होती है। इस युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में माना जाता है? कई एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। पुलकेशिन के बारे में एहोल अभिलेख है, एक अहोल अभिलेख, इसके बारे में पुलकेशिन II की संपूर्ण जानकारी मिलती है। ये अहोल अभिलेख वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। और हर्षवर्धन के बारे में प्रमुख चर्चा, कन्नौज इसकी राजधानी थी। और नर्मदा नदी का युद्ध हर्षवर्धन और पुलकेशिन II के मध्य, एहोल अभिलेख कर्नाटक, जो पुलकेशिन II की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाता है। और हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 प्रमुख रचनाएं हो गई हर्षवर्धन की। 646 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब जो हमने ये बात की थी एक क्वेश्चन में कम से कम हमने 20 से 25 क्वेश्चन के अप्रोक्स लगभग हमने तैयार कर लिए हैं एक क्वेश्चन से। तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये आपके लिए सफिशिएंट है। जीके जीएस में एक क्वेश्चन से हम 15 से 20 क्वेश्चन तो अप्रोक्सली मान सकते हो कवर करते हुए चलेंगे।
तो हर्षवर्धन के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। किस धर्म से संबंधित है ये? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी राजपूत। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित रखती है। ऑप्शन नंबर ए। अजंता और एलोरा की गुफाएं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। और इन्हें 1983 के अंदर यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। यूनेस्को धरोहर, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था अजंता और एलोरा की गुफाओं को। 1983 के अंदर 1983 के अंदर 4 विरासत स्थलों को शामिल किया गया था, जिसमें पहला अजंता की गुफाएं, दूसरी एलोरा की गुफाएं हो गई, तीसरा आगरा का लाल किला, लाल किला आगरा का, चौथा ताजमहल हो गया आगरा में स्थित ताजमहल। ये जो 4 विरासत स्थल है इनको 1983 के अंदर सबसे पहले इनको ही शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं ये पड़ती है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। लाल किला आगरा का, आगरा का लाल किले का निर्माण करता कौन है? अकबर, अकबर द्वारा आगरा का लाल किला बनाया था। ताजमहल, ताजमहल ये आगरा में स्थित है, निर्माण करता शाहजहां। तो ये 4 चीजों को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को स्थापना मानी जाती है 1945 लंदन ब्रिटेन। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में पड़ता है। मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। और वर्तमान में भारत में जो यूनेस्को धरोहर है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 42 है, उनकी संख्या वर्तमान में 42 है। 1983 के अंदर तो बता दिया 42 को इनको 3 भागों में बांटा गया है। ये जो 42 यूनेस्को विश्व विरासत सूचिया स्थल है इनको 3 भागों में बांटा गया है। सॉरी, पहला हो गया सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। दूसरा हो गया प्राकृतिक, प्राकृतिक स्थल। और तीसरा हो गया मिश्रित, तीसरा हो गया मिश्रित। 42 में से सांस्कृतिक जो विरासत है वो उनकी संख्या है 34, प्राकृतिक हो गए 7, 34 7 41 और मिश्रित हो गया 1। ये जो मिश्रित है 1, ये कौन सा विरासत स्थल है सर? ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? ये सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल 2016 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था 2016। और सांस्कृतिक 34 1983 में बताया था। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा,
और आगरा का लाल किला और ताजमहल, इन चार को 1983 में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं जो लेटेस्ट बने हैं, लेटेस्ट 40, 41 और 42, 40, 41 और 42। 40वां जो विरासत स्थल है लेटेस्ट, वो है धोलावीरा। धोलावीरा वही सिंधु घाटी सभ्यता वाला धोलावीरा कहां पड़ता है? कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात कब शामिल किया गया? 2021 के अंदर इसे यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल किया गया। 41 नंबर शांति निकेतन। शांति निकेतन ये कहां पर है शांति निकेतन? सर ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है और 2023 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और लेटेस्ट 42वां, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है रेलवे एग्जाम में। 42वां जो लेटेस्ट विरासत स्थल है यूनेस्को की विरासत सूची में, किसको शामिल किया गया है? ये होयसेल पवित्र समूह। होयसेल पवित्र समूह, पवित्र समूह ये कहां पड़ता है? सर कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में पड़ता है और इसे भी 2023 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो बात अब चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पढ़ो एक बार स्क्रीन पर। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के मंदिरों का निर्माण, एलोरा कहां पड़ता है? अभी मैंने बताया था, एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके जो ऑप्शन ए, चेर शासकों ने, पांड्य शासकों ने, चोल शासकों ने और राष्ट्रकूट शासकों ने। तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट राजाओं ने, राष्ट्रकूट राजाओं ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। और राष्ट्रकूट राजाओं के जो संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक, वो दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग प्रथम को, प्रथम दंतीदुर्ग जो प्रथम थे वो राष्ट्रकूट राजाओं के संस्थापक माने जाते हैं। और जो एलोरा में एक मंदिर है कैलाश मंदिर, शानदार क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया था वो राष्ट्रकूट राजा कर्षण फर्स्ट ने किया था। कर्षण फर्स्ट ने किया था। और ये द्रविड़ शैली के अंदर बना मंदिर है। दक्षिण भारत के लगभग जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में ही निर्मित है। और जो मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियां होती है, मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियां होती है। पहली नागर शैली, जो उत्तर भारत में लगभग मंदिर नागर शैली से निर्मित है। दूसरी जो द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत में सर्वाधिक मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। और तीसरी एक मिश्रित होती है, इन दोनों का मिश्रित वेसर शैली, वेसर शैली। ये 3 प्रमुख मंदिर वास्तुकला की निर्माण शैलियां मानी जाती है। और एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं शासकों ने किया था। राष्ट्रकूट राजाओं के जो संस्थापक थे वो दंतीदुर्ग प्रथम को माने जाते हैं। और एलोरा में एक मंदिर है कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का जो निर्माण कर्षण फर्स्ट ने करवाया था। ये कैलाश मंदिर ये द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया था।
तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में इमारतों का समूह, इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इमारतों का समूह महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है और 1984 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और ऑप्शन डी, पल्लवों द्वारा इसका निर्मित किया गया था इमारतों का। पल्लव के जो शासक थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन, जो पल्लवों के एक महान शासक हुआ करते थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इनके द्वारा इमारतों का समूह निर्मित किया गया था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ था? पांड्या, चोल, पल्लव, चेर। कैलाशनाथ मंदिर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कैलाशनाथ मंदिर, ये जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो शामिल स्थल है, इनसे कम से कम 1 से या 2 क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन इनसे आएंगे। तो कैलाशनाथ मंदिर, इसका निर्माण कौन से शासनकाल में हुआ था? इसका निर्माण हुआ था सर कांचीपुरम। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम पड़ता तमिलनाडु। कांचीपुरम राजधानी थी सर पल्लवों की, पल्लव राजवंश की कांचीपुरम। तो जाहिर सी बात है पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम, तो इसका निर्माण पल्लव राजवंश ने करवाया है। जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। इसका शासनकाल माना जाता है 695 ईस्वी से 720 ईस्वी, मतलब 7वीं से 8वीं ईस्वी के मध्य इसका निर्माण माना जाता है कैलाशनाथ मंदिर का। और इसके जो अग्रभाग का निर्माण है, अग्रभाग का निर्माण है, वो इसके पुत्र जो नरसिंह वर्मन सेकंड, इसके पुत्र थे महेंद्र वर्मन थर्ड, इसके अग्रभाग का निर्माण करवाया था कैलाशनाथ मंदिर। ये शिव को समर्पित मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और इसका जो मंदिर निर्माण वास्तुकला की वो जो शैली है वो है द्रविड़ शैली में निर्मित है। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में ही निर्मित है। तो कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ मंदिर है, कांचीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी, तो जाहिर सी बात है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी पल्लव शासकों ने करवाया था। पल्लव शासकों में किसने? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। और इसके अग्रभाग का निर्माण इसके नरसिंह वर्मन सेकंड के पुत्र महेंद्र वर्मन थर्ड के द्वारा अग्रभाग का निर्माण किया। ये जो कैलाशनाथ मंदिर है ये शिव को समर्पित है, द्रविड़ शैली में स्थित है। पिछले जो क्वेश्चन में बताया था, एक तो कैलाश मंदिर, ये कैलाशनाथ मंदिर है। जो पीछे बात की थी एलोरा की, जो चट्टान को काटकर जो मंदिर बनवाया था एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर, उसका तो निर्माण करवाया था कर्षण फर्स्ट, राष्ट्रकूट राजा थे ये कर्षण फर्स्ट। और कैलाशनाथ मंदिर ये पल्लवों ने बनाया था, ये तो राष्ट्रकूट राजा ने बनाया था, राष्ट्रकूट राजा कर्षण फर्स्ट ने। और कैलाशनाथ मंदिर है ये नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनाया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? गांधार शैली के बारे में पूछा है क्वेश्चन में। किसके शासन काल में प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य किसके शासन काल में समृद्ध हुआ? तो प्रथम शताब्दी के जो अंत में एक वंश माना जाता है कुषाण वंश।
कुषाण वंश। कुषाण वंश के काल में गांधार शैली को समृद्धि मिली थी। कुषाण वंश में दो शैलियां प्रमुख थी, एक थी गांधार शैली, दूसरी थी मथुरा शैली। एक थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। दूसरी थी मथुरा शैली। ये दो प्रमुख दृश्य कला की शैलियां थी। जो ये मथुरा शैली है, फर्स्ट जो बौद्ध मूर्ति है, जो प्रथम बौद्ध मूर्ति मानी जाती है, वो मथुरा शैली में निर्मित मानी जाती है। प्रथम बौद्ध मूर्ति, प्रथम बौद्ध मूर्ति है, वो मथुरा शैली में निर्मित है। और गांधार शैली, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां गांधार शैली में निर्मित है। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां गांधार शैली में निर्मित है। ये कुषाण वंश में दो प्रमुख दृश्य कला की शैलियां होती थी, गांधार शैली और मथुरा शैली। अब बात करते हैं कुषाण वंश के बारे में, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुषाण वंश, कुषाण वंश, ये जो कुषाण वंश है, ये भारत में 5 कबीलों के अंदर आए थे। 5 जो विभाजित सेना थी उनमें ये आए थे। इनमें जो महत्वपूर्ण कबीला था वो था कड़फिडस। कड़फिडस कबीला था, वो महत्वपूर्ण था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं कुषाण वंश के, वो थे कुजुल कड़फिडस। कुजुल कड़फिडस। इनके एक पुत्र थे जो भीम कड़फिडस। और बाद में आगे चल के एक इनका जो कुषाण वंश का एक महान शासक हुआ था कनिष्क। कनिष्क के बारे में एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं कनिष्क के बारे में, जिसे हम अशोक II के नाम से भी जानते हैं। अशोक द्वितीय, कनिष्क के बारे में अशोक द्वितीय के नाम से जानते हैं। ये कनिष्क, ये कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक हुआ करता था। काफी बड़ी सेना थी इससे। और जो चीन की साइड में जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट जिसे रेशम मार्ग भी कहते हैं, उस पे अधिकार कनिष्क का था। और कनिष्क का जो काल माना जाता है, कनिष्क का काल माना जाता है 78 ईस्वी से 102 ईस्वी के मध्य। 78 ईस्वी से 102 ईस्वी के मध्य माना जाता है कनिष्क। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कब हुआ था ये लगभग 78 ईस्वी से 102 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कहाँ हुआ था सर? ये कुंडल वन कश्मीर में हुआ था आयोजन इसका। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। शासक कौन था? कनिष्क था। अध्यक्ष था वसुमित्र अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष उपाध्यक्ष। 78 ईस्वी ने कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। जो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है भारत का, वो शक संवत पर ही आधारित है। और जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 के अंदर अपनाया गया था। संघ संवत की शुरुआत कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में की गई थी।
चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय हुआ था। कुंडलवन कश्मीर इसका आयोजन हुआ था चौथी बौद्ध संगति का। और चौथी बौद्ध संगति में जो निष्कर्ष निकला था, निष्कर्ष निकला था, बौद्ध जो संप्रदाय वो दो भागों में बट गया था, दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला महायान, दूसरा हीनयान। महायान वो जो मूर्ति पूजा को मानते थे, हीनयान वो जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। तो कनिष्क के बारे में, और प्रसिद्ध जो सिल्क रूट है, रेशम मार्ग, वो कनिष्क के अंडर में था। जो कनिष्क की जो प्रशासनिक राजधानी मानी जाती है, प्रशासनिक राजधानी वो मानी जाती है पुरुषपुर। पुरुषपुर या जिसे हम पेशावर कहते हैं, वो मानी जाती है इसकी प्रशासनिक राजधानी। और इसकी सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है मथुरा को। मथुरा प्रशासनिक राजधानी पुरुषपुर पेशावर और सांस्कृतिक राजधानी मथुरा को मानी जाती है। और कनिष्क के जो दरबारी कवि थे, एक तो हो गया कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष। अश्वघोष, अश्वघोष की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? एक तो हो गई सर बौद्ध चरित्र, बौद्ध चरित्र जो बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्धों की, इसे बौद्धों की रामायण कहते हैं, बौद्धों की रामायण। दूसरी हो गई सौंदरानंद, सौंदरानंद ग्रंथ, ये अश्वघोष की ग्रंथ है। और तीसरा हो गया सरिपुत्र प्रकरण, सरिपुत्र प्रकरण। ये प्रमुख तीन इनके ग्रंथ माने जाते हैं अश्वघोष के। ये जो सरिपुत्र प्रकरण है, ये संस्कृत का प्रथम नाटक माना जाता है, संस्कृत का प्रथम नाटक माना जाता है सरिपुत्र प्रकरण, संस्कृत का प्रथम नाटक। एक इसके नागार्जुन दरबारी कवि हुआ करते थे, नागार्जुन, भारत का जिन्हें आइंस्टाइन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और इसने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, सापेक्षवाद, सापेक्षवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक भी नागार्जुनी थे। और इनके एक दरबारी कवि, एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे चरक, चरक जो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता की, चरक संहिता की शुरुआत या रचना की थी। चरक संहिता के बारे में काफी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि जो कनिष्क के दरबारी कवि थे, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो चरक थे। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन कंटेंट के साथ। इसी टाइप से हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, क्वेश्चन एक स्लाइड में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन को हम कवर करते हुए चलेंगे। और मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि जीके और जीएस पोर्शन में आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करोगे। और लेकिन क्लास को शुरू से लास्ट तक देखना जरूरी है। तो आज के लिए उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आया, उम्मीद करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।